अच्छा, मुझे एक प्रिविलेज हासिल है कि मुझे तारुफ नहीं कराना पड़ेगा। क्लास जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो अब तक जो आप लोग काम करते हुए आए हो, आपने पाइथन के अंदर चीज़ें लोड की हैं, तो वो सारी की सारी आपने या तो CSV फाइल लोड की है या तो आपने एक्सेल फाइल लोड की है। अभी आपके जहन में नोशन ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक CSV आती होगी और हमें मिलेगी और हम उसी पे काम करेंगे, जबकि एंटरप्राइज के अंदर डेटा एक्सेल के अंदर होता है या डेटा बेसिस में, डेटा बेसिस के अंदर होता है, राइट। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि एंटरप्राइज जिस जगह पे डेटा रखते हैं उन जगह पे आपको कोई नहीं करना आना चाहिए। अब ये बात इंपॉर्टेंट कैसे है भाई आपको कैसे पता चला? हम तो एक्सेल में काम करते हैं, आधे एक्सेल में काम करते हैं, तो आपको कैसे पता चला कि भाई डेटा बेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है? भाई मुझे ऐसे पता चला कि अगर आप दराज की जाकर जेडीज देखो, आप जाके जितनी भी नए स्टार्टअप्स हैं उनकी जेडीज देखो, बाइकिया की जेडी देखो, सब जगह वो लिखते हैं कि आपको एसक्यूएल के अंदर काम करना आना चाहिए। तो ये क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज दे आर फेड अप ऑफ गिविंग डेटा एक्सट्रैक्टेड, राइट क्लिक किया, एक्सपोर्ट किया, यूजर को भिजवाया। इससे क्या हो जाता है? लीक भी हो जाता है। इससे सिक्योरिटी के कंसर्न भी हो सकते हैं कि मेरे से भेजते हुए बीच में से हैक हो गया, मुझे भेजते हुए मैंने गलत जगह पे ड्रॉप कर दिया डेटा। लेकिन बीइंग इन डेटाबेस आई कैन मैनेज ऑल माय सिक्योरिटी की जिसको अलाउ किया वही एक्सेस कर पाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो लॉग्स बनेंगे ना कि आपने एक्सपोर्ट किया था, आपसे लीक हुआ। ये बात क्लियर हो गई? सो एंटरप्राइज के अंदर फाइल्स जो सिक्योर की जाती हैं डेटा को, वो किस में रखा जाता है? डेटाबेसिस के अंदर, एसक्यूएल डेटाबेसिस में। अब डेटाबेसिस भी कई तरह की होती हैं, लेकिन एंटरप्राइज को जो डेटा रखना होता है वो यूजुअली, अगर मैं बात करूं तो आपका फॉर एग्जांपल डेटा यूजुअली स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर्ड होता है? यूजुअली डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है। भाई देखो मैं आगे बताऊं, मुझे बताओ, आपने एम्प्लॉय की हायरिंग करी, उसका जो पूरा डेटा है, उसका नाम, उसका एड्रेस, ये सब चीज़ें, ये स्ट्रक्चर्ड है अनस्ट्रक्चर्ड होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है। तो बिजनेस के अंदर 90% जो डेटा होता है ना, वो स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीम से ही आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी पर्टिकुलर इवेंट से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल हुई, सेल किस कस्टमर ने की, तो कस्टमर की एक एक्सेल फाइल होगी, एक आपके पास प्रोडक्ट की एक्सेल फाइल होगी, एक सेल की एक्सेल फाइल होगी जिसमें रिकॉर्ड होगा कि ये आपके पास मौजूद है। ऐसी होती है ना आपके पास फाइल्स। इसी तरीके से प्रोक्योरमेंट की एक्सेल फाइल्स होती है, इसी तरीके से आपके पास ऑर्डर्स की, ऑडिट की, किसी भी चीज़ की, हर चीज़ की एक्सेल फाइल होती है। तो बिजनेस के अंदर 80-85% डेटा क्या होता है? एक्सेल के अंदर, और स्ट्रक्चर्ड तरीके से होता है। और यही वजह है कि बिजनेसेस जो है वो डेटा बेसिस के ऊपर, स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिस पे होते हैं, मतलब एसक्यूएल के ऊपर होते हैं। अब पहले समझने की जरूरत है कि एसक्यूएल डेटाबेस होती है या एसक्यूएल कोई चीज़ है। देखो भाई, डेटाबेसिस एक कॉन्सेप्ट है जहां पर डेटा रखा जाता है, राइट। एसक्यूएल उसके अंदर उससे बात करने का तरीका है, राइट। इट्स अ डायलेक्ट। ये बात क्लियर हो गई? अब आप ये सोचोगे कि सर हमने तो सुना है ओरेकल होती है, माई सीक्वल होती है और सीक्वल सर्वर होता है, ये क्या होता है? भाई ओरेकल, माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर, ये डेटाबेसिस हैं, ये डेटाबेसिस के वेंडर्स हैं। हर बंदे ने अपनी डेटाबेस बनाई हुई है। जैसे आप बेकरी पे जाते हो, एक बेकरी दूसरी बेकरी से अलग होती है। एक बंदे के टोस्ट और दूसरे बंदे के टोस्ट अलग होते हैं, लेकिन वो उसने बनाई हुई, उसने बनाई हुई। अच्छा, आप ये सोचते हो कि यार मुझे फला जगह के टोस्ट ज़्यादा पसंद है, क्यों? फॉर एग्जाम्पल वो उसमें तिल डालता है। अब मैं बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इसलिए बिकॉज हर वेंडर की अपनी खुसूसियत है। मतलब ये कि डेटाबेस एक स्टैंडर्ड है, उसका स्टैंडर्ड भी बना हुआ है, लेकिन कुछ वेंडर्स क्या करेंगे, ओरेकल आपको 4 खुसूसियत एडिशनल देगा, सीक्वल सर्वर अपनी 4 खुसूसियत अलग रखेगा। अब आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, उसकी बेसिस पे आपने डेटाबेस सेलेक्ट की हुई कि मेरे बिजनेस की ये रिक्वायरमेंट है जिससे ये खुसूसियात फिट होती हैं, इसलिए मैंने एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट किया। ये बात क्लियर हो गई? अक्सर लोगों की रिक्वायरमेंट किस तरह से होती है? हमारा जो इकोसिस्टम है वो प्रो माइक्रोसॉफ्ट है, हम लोग एज़्योर यूज़ करते हैं, हम लोग सब चीज़ें डायनेमिक्स यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब ये सारा इकोसिस्टम किसका है? माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम है, राइट। सो वहाँ पे डेटाबेस भी कौन सी मिलेगी आपको? ओरेकल नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको दूसरी डेटाबेस नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको मिलेगा सीक्वल सर्वर, राइट। तो ये क्लियर होगी बात। अब डेटा होता है डेटाबेसिस में, और हमें ये भी पता है कि ओरेकल, माईसीक्वल, ये क्या चीज़ है? ये वेंडर्स हैं डिफरेंट। ये बात क्लियर हो गई? अब आपको ये बताएं कि डेटाबेसिस के अंदर डेटा रखने की नौबत क्यों आई? एक तो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया, चलो मैं बोलता हूँ सिक्योर है, दुनिया की सिक्योर तरीन एप्लीकेशन एक्सेल है। आपने ये वाली स्क्रीन जरूर देखी होगी एक्सेल के ऊपर जो बीच में बनी हुई है। ये स्क्रीन कितनी अच्छी होती है ना, जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो हम जो काम सेव नहीं किया होता वो सब चले जाता है।
मेक सेंस। और आपको बड़ा गुस्सा आता है कि यार 1 घंटे तक मैंने फॉर्मूला लगा के 1500 सब चीजें करी और ये फाइल बंद हो गई। क्यों? क्योंकि एक्सेल की फाइल वो लोड नहीं उठा सकी उस डेटा की प्रोसेसिंग का। दैट मीन्स कि वी नीडेड अ स्केलेबल सॉल्यूशन दैट वर्क्स विद बिलियंस ऑफ रोज। बिकॉज पहले जो बिजनेसेस होते थे उनके एक महीने में 10,000 बिजनेस इवेंट्स होते थे, मतलब 10,000 सेल्स होती थी, 10,000 टाइम्स उनके कस्टमर सेल करते थे। लेकिन क्या आज के बिजनेसेस वैसे हैं? आज के बिजनेसेस तो अली बाबा जैसे हैं जो कि एक एक दिन के अंदर 14 बिलियन डॉलर्स की सेल बुक करते हैं। उनके पीछे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मिलियंस और बिलियंस में होती है। तो क्या एक्सेल उस डेटा को रख सकता है? नहीं रख सकता, राइट? सो मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, राइट? सो दैट मींस वी नीड अ डेटाबेस फॉर इट। वी डिजाइन्ड a database that is resilient, works with lots of data and also secure as well। ये बात क्लियर हो गई कि डेटाबेस में क्यों रखा जाता है, एक्सेल में क्यों नहीं? ये क्लियर है बात। अब आप नोटिस करते हैं कि आपके पास एक्सेल के अंदर आप चीजें जो रखते हैं वो आपके पास ऐसे पड़ी होती हैं कि आपके पास MISs होती हैं जो कि बनी हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल सेल हुई, सेल के अंदर ही प्रोडक्ट का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, ये सब चीजें भी लिखी हुई आ रही है। अब आप एक्सेल के अंदर अपने पास डिफरेंट टैब्स में डेटा रखते हैं स्ट्रक्चर्ड जो रिलेट करता है, या आप एक ही शीट के अंदर सारा रख देते हैं। मतलब एग्जांपल लेता हूं, एक सेल्स का इवेंट हुआ जिसमें आ रहा है कि ये प्रोडक्ट बिकी, ये कस्टमर ने खरीदी इस दिन, तो आप प्रोडक्ट का डेटा अलग टैब में मेंटेन करते हैं जो कि प्रोडक्ट्स की मास्टर लिस्ट होती है, या आप प्रोडक्ट का डेटा उधर ही मेंटेन करते हैं जो मेन शीट है जहां पे सेल रिकॉर्ड हुई? अलग अलग होते हैं। ये क्यों करते हैं आप? ऐसे रिलेट क्यों करते हैं? अलग अलग इसलिए रखता है ताकि आसानी हो, फिर बाद में जब कंपेयर करने के बाद प्रोसेस करना है तो मेन जगह उसकी मर्ज शीट ले आता है। एक बात है, एक्सेल के अंदर रिलेशनशिप्स का नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप रिलेशनशिप अपनी लॉजिक की बेसिस पे बनाते हो, आप बोलते हो इसकी बेसिस पे वी लुकअप करके लेकर आ रहे हो उस शीट से डेटा, राइट? लेकिन ये जो चीजें हैं ये आपके पास डेटा बेसिस के अंदर बाकायदा रिलेशनशिप्स मौजूद होते हैं। मतलब ये है कि ये टेबल पड़ा हुआ है और ये टेबल पड़ा हुआ है, इन दोनों का रब्त क्या है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट ID 5 आ रही है वो प्रोडक्ट ID 5 इस फला टेबल दूसरे टेबल के अंदर, जैसे एक्सेल में अलग अलग टैब्स होते हैं ऐसे ही डेटाबेसेस में अलग अलग टेबल्स होते हैं, राइट? तो हम अगर एक्सेल के अंदर एक ही शीट के अंदर बिल्कुल फ्लैट सारी प्रोडक्ट का नाम, सारे कस्टमर्स का नाम लिख के रख दें, तो कल सुबह एक कस्टमर का नाम था हसन और मैं उसको करना चाहता हूँ चेंज करके हुजैफा, तो मुझे कितनी रॉज अपडेट करनी पड़ेगी अगर मैंने एक ही जगह रखा हुआ? अगर हुजैफा के हसन के 1000 ऑर्डर हैं तो मुझे 1000 रॉज के ऊपर अपडेट करनी पड़ेगी हुजैफा। अगर मैं एक्सेल के अंदर अलग अलग रखता और वी लुकअप करके सिर्फ डेटा लाया होता तो मैं कस्टमर के टैब में जाता, हसन लिखा हुआ था उसको हुजैफा कर देता, वी लुकअप के नतीजे में जो डेटा उठ के आता वो क्या आता? हुजैफा। मेक सेंस? सो दैट्स व्हाई वी क्रिएट मॉड्यूलर थिंग्स। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि एक्सेल में दो अलग अलग टैब्स क्यों रखे जाते हैं, एंड दैट इज द सेम रीजन व्हाई देयर आर डिफरेंट टेबल्स इन द डेटाबेस, राइट? एक टेबल है जहां पर सेल्स का इवेंट रिकॉर्ड हो रहा है, वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है कि ये कस्टमर ID 5 ने सेल्स की है, राइट? उसने ये माल खरीदा है प्रोडक्ट ID 8 का। तो आपके जहन में फौरन नोशन बनना चाहिए कि जब प्रोडक्ट ID की बात हो रही है तो इसका मतलब कोई प्रोडक्ट का टेबल होगा जिसके अंदर मुझे 8 नंबर की ID का रेफरेंस मिलेगा, कोई कस्टमर का टेबल होगा जहां पे मुझे 5 नंबर की ID का रेफरेंस मिलेगा, ताकि जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उनको अगर MIS बना रहा हूं तो इन दोनों की बेसिस पे वी लुकअप करके मैं दिखा दूंगा कि किस कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट खरीदी। ये बात क्लियर है सब लोगों को? अब आपको ये नोशन क्लियर हो गया कि एक्सेल में मल्टीपल टैब्स क्यों रखते हैं, हम रिलेशनशिप्स क्यों एस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम एक ही टैब में रख देंगे तो रिलेशनशिप तो कुछ भी नहीं होगा, एक ही टैब में सब कुछ जमा कर दें। यही काम अगर हम SQL में कर देते, एक ही बिग टेबल बना देते जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम भी लिखा होता, बार बार रिपीट हो रहा होता, बार बार कस्टमर नेम रिपीट हो रहा होता फॉर ईच एंड एवरी ऑर्डर, तो क्या ये बेहतर तरीका था? मतलब ये कि अगर कल सुबह SQL में भी अपडेट करनी पड़ेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 रॉस के ऊपर अपडेट चलानी पड़ेगी, 1000 रॉस डिलीट करनी पड़ेगी। मेक सेंस? दिस इज व्हाई वी वर्क मॉड्यूलर। सो आइडिया ऑफ रिलेशनशिप समझ में आ गया कि रिलेशनशिप्स होना जरूरी क्यों है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक्सेल इन्फोर्स नहीं कर पाता, आप डिफरेंट चीजें कर सकते हो उसको इन्फोर्स करने के लिए, लेकिन उसके लिए एक्सेल बना नहीं। वो क्या चीज? देखो, बिजनेसेस वांट्स डेटा टू बी सिक्योर।
अब अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपको ये बात पता चले कि भाई हमारे डेटाबेस में ये कैपेबिलिटी है कि अगर एक फिक्टिशियस प्रोडक्ट जिसकी प्रोडक्ट टेबल में एंट्री ना हुई हो उसका सेल रिकॉर्ड हो सकता है, तो आप बोलोगे बड़ा अजीब वर्नरेबल डेटाबेस है, इसका मतलब तो कल तुम बिलियंस की सेल दिखा दो जिसके पीछे कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। बात समझ रहे हो? तो बिजनेस के लिए रिस्क है। तो बिजनेसेस डेटाबेस को ऑप्ट इसलिए करती है बिकॉज तमाम ट्रांजैक्शन सिक्योरली स्टोर होती हैं। अब सिक्योर स्टोरेज अगर इस सूरत में आपसे मशवरा मांगा जाए तो आप बोलोगे कि यार कुछ ऐसा करें कि ऐसा रूल लग जाए कि जब एंट्री हो रही हो सेल्स के टेबल में तो जाकर चेक करो कि जिस प्रोडक्ट के बारे में एंट्री हो रही है वो क्या प्रोडक्ट के टेबल में मौजूद है या नहीं। मेक सेंस? यही तरीका है ना सिक्योर करने का। इसको कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि डेटाबेस में अच्छे तरीके से इन्फोर्स हो सकता है क्योंकि ट्रांजैक्शन ड्रिवन होता है। डेटाबेस में कोई भी एक चीज स्टोर होती है तो उसकी एक ट्रांजैक्शन होती है। इसके मुकाबले में अगर यही चीज आपको एक्सेल में करनी होती तो क्या आपके लिए आसान था? एक्सेल में आपको क्या करना पड़ता? एक्सेल में आप एक जगह एंट्री कर देते, फिर आपको एक रिपोर्ट चेक बिल्ड करनी पड़ती कि ये जिसकी एंट्री हुई है वी लुकअप लगाओ। एक चेकिंग कॉलम बनाता मैं वी लुकअप का, उसमें जब #NA आएगा तो उसका मतलब वो एरर वाली रो है, वहां पे एंट्री मौजूद। समझ रहे हो? जुगाड़ निकाल लेंगे, लेकिन एक्सेल इसके लिए बना नहीं है। ये आपने बनाया, सिस्टम उसके अंदर मौजूद। ये बात क्लियर हो गई? तो डेटाबेसेस क्यों जरूरी है? एक तो सिक्योर, दूसरा रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स भी। एक्सेल में 15 जगह से वी लुकअप तो लग जाएगा, लेकिन 15 तरीके से वी लुकअप लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डेटाबेसिस में आपको ये चीज बड़ा इजी दिखेगी। जब आप जॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको फर्दर और इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। द थर्ड थिंग इज द इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा। इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा, डेटाबेसिस रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मेंटेन कर पाती है, एक्सेल वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं कर पाता। तो 3 रीजंस व्हाई डेटाबेस एंड व्हाई नॉट एन एक्सेल फाइल। ये बात क्लियर हो गई? अब आपको ये समझ में आ गया कि इसका मतलब तो ये मसला हो गया। हमने तो भाई ये पढ़ा है कि पाइथन के अंदर pd.read एक्सेल और pd.read CSV, तो हमें अब तो डेटा किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो pd.read SQL भी होता है। वो चीज जाके आप खुद एक्सप्लोर करोगे, वो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि उसमें लिखा क्या जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो आपको ये नोशन क्लियर हो गया कि आपकी नोटबुक में रियल वर्ल्ड में डेटा कैसे आएगा। pd.read SQL, और SQL के अंदर SQL लिखोगे जिससे डेटा आ जाएगा जैसा रिक्वायर किया है। जब आ जाएगा तो फिर आपकी नोटबुक वैसी की वैसी चलेगी। ये बात क्लियर है? अब डेटाबेसिस के अंदर आपके पास मैंने कहा कि 2 टेबल रिलेट होते हैं। 2 टेबल रिलेट कब होते हैं? जब आपके पास 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखो बात समझना, एक्सेल के अंदर मेरे पास 2 टैब थे। एक टैब था जिसमें सेल्स रिकॉर्ड हो रही थी और एक टैब था जिसमें प्रोडक्ट रिकॉर्ड हो रही थी। इस प्रोडक्ट की $100 की सेल हुई, प्रोडक्ट आईडी 5 और $100 लिखा हुआ है। अगले वाले टैब के अंदर लिखा हुआ है प्रोडक्ट आईडी 5 और प्रोडक्ट का नेम है हेलो। यहां तक क्लियर है? अब प्रोडक्ट के टेबल में जो प्रोडक्ट की आईडी है वो प्राइमरी नोशन है। हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को रेफर करने के लिए प्रोडक्ट आईडी जो प्रोडक्ट के टैब में मौजूद है उसको हम कहेंगे प्राइमरी की। मतलब ये कि अगर मैं सेल्स के टेबल में जाके प्रोडक्ट आईडी को देखूं तो क्या हर रॉ पे वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगी? नहीं। लेकिन प्रोडक्ट के टेबल में जाकर मैं देखूंगा तो हर रॉ पे आईडी चेंज हो रही होगी और हर रॉ का अलग प्रोडक्ट होगा। वो जो की है जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ओरिजिनल टेबल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की। ये बात क्लियर हो गई? अब प्रोडक्ट तो मौजूद है, जिस ट्रांजैक्शन के अंदर फर्ज करो प्रोक्योरमेंट हो रही है, एक प्रोक्योरमेंट के टैब बना हुआ है, एक सेल्स का टैब बना हुआ है। प्रोक्योरमेंट का टैब कह रहा है, एक इन्वेंट्री का टैब बना हुआ है, इन्वेंट्री का टैब कह रहा है प्रोडक्ट आईडी 5 स्टॉक 500, सेल्स कह रहा है प्रोडक्ट आईडी 5 $600 की सेल, प्रोक्योरमेंट कह रही है स्टॉक आईडी 5 $300 की परचेज। तो ये सब जगह जो 5 रेफर हो रहा है ये इन जगह पे क्या कहलाएगा? ये इस देश में है या विदेश में? विदेश में है तो क्या कहलाएगा? विदेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बात क्लियर हो गई? तो यहां जहां से रेफर हो रहा है, कि जो कह रहा है कस्टमर आईडी 5,
कस्टमर आईडी 6, तो यहां से खड़े होकर तो मैं बात कर रहा हूं इस कॉलम के अंदर जो की है वो क्या कहलाएगी, कस्टमर की फॉरेन की। लेकिन जब मैं कस्टमर की साइड पे आ जाऊंगा तो ये क्या कहलाएगी, प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि कस्टमर आईडी 1 उसके बाद 2 वो इंडिविजुअली जैसी चेंज होगी तो उसके बाद कस्टमर ही चेंज हो जाएगा। लेकिन वहां पे ये हो सकता है कि कस्टमर आईडी 1 ऑर्डर 100, कस्टमर आईडी 1 ऑर्डर 200, कस्टमर आईडी 3 ऑर्डर 500, कस्टमर आईडी 1 ऑर्डर 100। तो यहाँ यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है नहीं, लेकिन वहां हो रहा था। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि प्राइमरी की क्या होती है। और अब डेटाबेस में कई टेबल्स होते हैं, तो डेटाबेस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ किसी डेटा मॉडल की, तो वहां मैं बात करता हूँ कि एक सेल्स का इवेंट है। सेल्स के इवेंट में ये जा रहा है कि ऑर्डर कब आया था, किस प्रोडक्ट आईडी का आया था, किस कस्टमर आईडी का आया था, और किस स्टोर आईडी से बिका है, और कितने डॉलर्स का बिका है। अब इस पूरी एग्जांपल में यहाँ जो सेल्स के टेबल में स्टोर आईडी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, ये क्या है, फॉरेन की है, प्राइमरी फॉरेन की है। क्यों? क्योंकि इनके कोई प्राइमरी टेबल्स होंगे जिनसे इनका हवाला मिलेगा कि कस्टमर का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, और स्टोर का लोकेशन क्या है। ये बात क्लियर है? स्टोर के टेबल में जाऊंगा तो अगर डेटाबेस को आप इन्विजन करें तो कुछ इस तरह की सिनेरियो बनेगी, इस तरीके से कुछ कनेक्ट होंगे कि जैसे आपके पास एक टेबल है, उसका रिलेशनशिप बनेगा दूसरे टेबल से। एक टेबल में वो फॉर एग्जांपल फॉरेन की होगा और उसकी जो डिटेल आएगी वो मास्टर डेटा से आएगी, वो मास्टर डेटा के अंदर वो क्या होगी, प्राइमरी की। वहां से लुकअप होगा। अब जैसे वी लुकअप करते हो ऐसे एसक्यूएल में हम क्या करेंगे, जॉइंट्स। क्लियर हो गया? तो वाई मल्टीपल टेबल्स एग्जिस्ट, रिलेशनशिप्स भी आपको क्लियर हो गए, और आपको ये भी पता चल गया कि ये रिलेशनशिप किस बेसिस पे बन रहे हैं। किस बेसिस पे बन रहे हैं? देयर मस्ट बी अ प्राइमरी की एंड देयर मस्ट बी अ फॉरेन की, जिनका आपस में रिलेशनशिप होगा तो फिर उसके मुताबिक जॉइन बनता है, लॉजिकल। ये बात क्लियर हो गई? अब यहां तक हमने सारे समझ लिए। अब अगर आंख बंद करें तो हमारे जहन में एक डेटाबेस आ रहा है। एक डेटाबेस है जहां पर कुछ टेबल्स हैं। फर्ज करो वो सेल्स का ही डेटाबेस मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स में हमारी सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, तो मैंने ये सोच लिया कि एक सेल्स का टेबल होगा और उसके अतराफ में एक प्रोडक्ट का टेबल होगा, एक कस्टमर का टेबल होगा, एक स्टोर का टेबल होगा, जो कि कनेक्ट हो रहे होंगे सेल्स के टेबल से। सेल्स को एक्सप्लेन करे होंगे कि किसने ये सेल्स की है। ये बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि ये टेबल्स आए कैसे। अभी मैं बात ये कर रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आपने बोला कि ये हमें पता चल गया, हमें डेटाबेस चाहिए। आपने लिंक्डइन पे डाला वी आर हायरिंग अ डेटाबेस इंजीनियर हु डिजाइंस आवर ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर, और उसकी बेसिस पे हमारा डेटा हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करे। ये लिंक्डइन पे आपने डाल दिया। अब स्टोरी को समझना। एक बंदे ने अप्लाई किया जो कि मैं था। मैंने कहा कि यार मैं डेटा इंजीनियर हूं और मैं आपका काम ये करके दूंगा कि भाई मैं आपको टेबल्स बना दूंगा और आपका डेटा उसमें लोड कर दूंगा, और जैसे आप मॉडलिंग चाह रहे हो ना, रिलेशनशिप्स बन जाए, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब मैं कर दूंगा। ये कौन करता है? ये सारा काम आर्किटेक्ट करता है। आर्किटेक्ट कौन होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और वो एक अपने अंडर में एक छोटा बंदा रखता है जो कि डेटा इंजीनियर होता है, जो कि सारे वर्कलोड्स जो माइग्रेशन है ना डेटा की, कि यहाँ से डेटा लाना है, यहाँ ले जाना है, इन सबको मैनेज करता है। तो वो बंदा जो डेटाबेस को आर्किटेक्ट डिजाइन करता है वो कौन होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और वो बंदा जो डेटा के लाने ले जाने, बेसिक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, उसकी मेंटेनेंस, कैसे ट्रांसफॉर्म होकर आएगा, ये सारा काम कौन करता है? डेटा इंजीनियर। और आज से जो नीचे वाली जो क्लास है वो डेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं कि हमने डेटा को कैसे बना के देना है। ये सब लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं कि आपको बना हुआ डेटा मिले। मेक सेंस? समझ में आ गया? अब ये क्लियर हो गई कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ लोग बैठ के बीआई पढ़ रहे हैं जो कि डायग्नोस्टिक और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। आप लोग इस साइड पे प्रेडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स पढ़ रहे हो। आप दोनों की रिक्वायरमेंट है कि आपको डेटा बना हुआ मिले। वो डेटा बनाने वाले नीचे मौजूद है। अब क्लियर हो गया? तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा डिपार्टमेंट इस वक्त पढ़ रहा है 2 से 8। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि सबसे पहले अब यहाँ पर हम स्टोरी की बात ये करते हैं कि हम थे डेटा इंजीनियर। तो डेटा इंजीनियर पहले ऑर्गेनाइजेशन में आके क्या काम करेगा? भाई आपको मैं बोलूं कि आज से ये डेटा मेंटेन करना है, तो आप क्या करोगे? सर एक नई एक्सेल की फाइल खोलता हूँ, मेंटेन करना शुरू कर देता हूँ। यही करोगे?
तो हमने क्या बोला था, एक एक्सेल फाइल डेटाबेस का एक टेबल, ऐसे ही है। तो डेटाबेस वाला क्या काम करेगा, क्रिएट करेगा टेबल। अभी आपको कमांड नहीं पता तो आप एब्स्ट्रैक्ट में बात करो, एब्स्ट्रैक्ट में, अंग्रेजी में आप क्या इसको इंस्ट्रक्शन दोगे, भाई टेबल बनाओ, अंग्रेजी में तो उर्दू में हो गया क्रिएट टेबल, तो यही लिखा है क्रिएट टेबल, राइट। अब ये क्या कर रहा है, क्रिएट टेबल कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको डेटाबेस की खुसूसियात भी बताते जाऊंगा और आपको ये भी बताते जाऊंगा कि भाई क्यों एक्सेल को हमने नहीं चुना। भाई एक्सेल में जब आप किसी कॉलम में डेटा डालते हो तो वहां पे डेटा वैलिडेशन होती है कि ये डेट ही होना चाहिए, ये टेक्स्ट ही होना चाहिए, कर पाते हो, नहीं कर पाते ना, मैं आपको बताता हूँ, इसकी भी जुगाड़ है। डेटा वैलिडेशन भी होती है एक्सेल में, तो जाके अपने वीकेंड पे जाके एक्सप्लोर करना कि भाई डेटा वैलिडेशन क्या होती है, राइट। लेकिन क्या वो स्केलेबल है, क्या वो स्केलेबल है डेटा वैलिडेशन, क्या सारे सिनेरियोस को कैटर कर पाती है, नहीं। और वो तो मसला ये है कि वो तो डालने दे देता है, फिर बोलता है एरर। ये बात क्लियर है। डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस बोलता है कि अगर मेरा एक कॉलम है जिसमें वैल्यू आनी चाहिए, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी 2 3 4 ये आ सकती है, लेकिन क्या एम्प्लॉय का नाम एम्प्लॉय आईडी में डाला जा सकता है डेटाबेस में, नहीं, बिकॉज क्योंकि डेटाबेस में वो कॉलम डिफाइंड है इंटीजर, तो इसमें टेक्स्ट वैल्यू नहीं आ सकती। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस। अच्छा, ये अगर ये जो चीज है इससे बिजनेस को क्या फायदा होगा, भाई देखो हम सारी बात करेंगे बिजनेस की, आपको फायदा ये है कि आपको जो बताने वाला है वो कोई सीएस बैकग्राउंड से नहीं है, वो बंदा कौन है, नॉन सीएस बैकग्राउंड से, तो मैं बात करूंगा सारी बिजनेस की, ठीक है भाई, सब बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई सीएस वाला मौजूद है यहाँ पे भाई, एक बंदा है, आपको हम कंफर्टेबल करेंगे भाई, राइट। अब बात करते हैं बिजनेस की। भाई मुझे ये बात बताओ कि अगर मुझे कोई बंदा ये गारंटी कर दे कि भाई मैंने एक ऐसा एक्सेल की शीट बना दी है जिसमें जो डेटा टाइप डिफाइंड है ना वो वैसी ही चलेगी, तो आपको बिजनेस में क्या फायदा होगा इससे, आपको इस बात की एश्योरेंस हो जाएगी कि मेरा डेटा सही तरीके से तो एटलीस्ट स्टोर होगा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही स्टोर होगा। तो ये कुछ खुसूसियात हैं डेटाबेसेस की कि व्हाई वी स्टोर इन डेटाबेस एंड नॉट इन एक्सेल्स। ये बात क्लियर हो गई। अब डेटाबेस भले एमएस एक्सेस की डेटाबेस हो लेकिन डेटाबेस तो है ना, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आपने नोटिस कर लिया कि एक कॉलम का नाम है, उसके बाद उसकी डेटा टाइप आ रही है, उसके आगे कुछ चीजें लगी हुई, नॉट नल, यूनिक, इंक्रीमेंट। मैं इनके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता क्योंकि इस वक्त ये कोर विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट में जहां पे आप एक्सट्रीम एक्सक्यूएल सीखते हो उसकी क्लास नहीं है। हाउएवर मैं आपको सिर्फ ये बात समझाना चाहता हूं कि ये भी सारी जो चीजें हैं वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कैसी होती है, भाई एक फील्ड है। अच्छा, डेटाबेस में मैं आपको एक चीज बता दूं, डेटाबेस में जब कोई वैल्यू डालते हो तो वो नॉट नल होती है। एक्सेल के अंदर जब आप किसी वैल्यू खाली कर देते हो ब्लैंक हो जाती, ब्लैंक होती, वो क्या काउंट में आती, नहीं आती ना। काउंट ए करोगे तो आएगी, यस, सही है, काउंट में नहीं आएगी, वो काउंट ए के अंदर आ जाएगी। ये बात क्लियर है। काउंट ब्लैंक, काउंट ए पे। अब ये जो ब्लैंक वैल्यू होती है ना एक्सेल की, ब्लैंक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कर रहा मैंने स्पेस दबा दिया तो स्पेस आ गया। स्पेस भी एक कैरेक्टर है। मैट्रिक की बुक पेज आखिरी वाला एसटी कोड का पेज याद आ गया, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर, राइट। तो अगर डेटाबेस में किसी कॉलम के अंदर मैंने सिर्फ ब्लैंक स्पेस डाल दिया और कहा कि क्या हुआ, खाली ही तो है, तो खाली नहीं है, वो एक कैरेक्टर है। एक्सेल का मिटा हुआ सेल और डेटाबेस का खाली सेल, खाली एक सेल, वो नल कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो एक्सेल का ब्लैंक, डेटाबेस का नल, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं बोल रहा हूं नॉट नल, एक बात कह रहा हूं, कुछ कॉलम्स आपके ऐसे होते हैं डेटाबेसेस के अंदर जो कि आपके पास, फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस ये कहता है कि आर यू मेल और फीमेल, और ये रिक्वायर्ड फील्ड है, जेंडर के बारे में ये रिक्वायर्ड फील्ड है, तो क्या रिक्वायर्ड फील्ड खाली जा सकती है? तो मैं बेसिकली डेटाबेस के ऊपर एक चेक लगा सकता हूं, जैसे मैंने कहा ना डेटाबेस मेरी ताबे, जैसा मैं चाहता हूं बिजनेस वैलिडेशन लगाना, मैं वैसी बिजनेस वैलिडेशन लगा सकता हूं। तो एक वैलिडेशन है कि नॉट नल, ये कभी खाली नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई अगर ट्रांजैक्शन करे और ब्लैंक जेंडर तो ला सकता है, ब्लैंक खाली नहीं होता, राइट, स्पेस मार दिया उसने, जाने देगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही नल वैल्यू डालने की कोशिश करे, खाली कोई जेंडर नहीं बताया, तो क्या वो ट्रांजैक्शन होने देगा? अच्छा, वो अगर ट्रांजैक्शन नहीं होने देता तो आप खुश हो या नाराज हो? आप खुश हो, क्यों? क्योंकि अगर आपने बिजनेस की वैलिडेशन लगाई थी
कि मैं चाहता ही हूं कि यहाँ पे कोई ऐसा वाला रॉ ना आए, तो फिर तो आपके मुताबिक उसने काम किया। तो दिस इज अ वैलिडेशन के वाई डेटाबेसेस क्या करती हैं, आपकी बिजनेस लॉजिक्स को जैसे आपने इंप्लीमेंट किया है, दे इंश्योर कि वो बाईपास ना हो। ये बात क्लियर हो गई? मेरी ट्रांजैक्शन उसने सिक्योर कर दी। हाँ, मेरी ट्रांजेक्शन सिक्योर कर दी। क्यों? क्योंकि अगर वो नल डाल देता, फर्ज करो, और नल डालने की वजह से मेरी रिपोर्ट खराब हो जाती, मेरी रिपोर्ट के अंदर पावर बीआई में दिख रहा था मेल फीमेल, इसने नल डाल दिया ना, तो इस वजह से वो रिपोर्ट के अंदर 3 कॉलम बन गए, मेल फीमेल और नल बन जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता मेरी रिपोर्ट खराब हो, तो इसलिए मैंने डेटाबेस लेवल तक ये सारी वैलिडेशंस लगवाई हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो ये क्या चीज़ है, नॉट नल, यूनिक। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, कस्टमर के टेबल में जो कस्टमर की आईडी है, जब आप वो कॉलम क्रिएट कर रहे होंगे, तो क्या आप उस पर यूनिक लगाना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि आपको पता है कस्टमर में आप उस कॉलम को प्राइमरी डिक्लेयर करना चाहते हो, और जिस कॉलम को प्राइमरी डिक्लेयर करना चाहते हो वो यूनिक होना चाहिए, तो आप यूनिक लगा दोगे। ऐसे ही कस्टमर के टेबल में जब वो क्रिएट करोगे प्राइमरी की, फॉरेन की, तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये जो सारी चीजें आप स्लाइड्स में तसल्ली से पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसे तो बिजनेस लॉजिक 1500 है। मेक सेंस? लेकिन आपको ये नोशन समझ में आ गया कि डेटाबेसेस क्यों फौकियत रखती हैं एक्सेल फाइल से। जी सवाल। प्राइमरी की अगर डिफाइन करते हैं तो यूनिक और नॉट नल डिफाइन करना चाहिए, प्राइमरी काफी है। ये मजे की बात है, प्राइमरी की जब डिफाइन करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स करता है कि यूनिक नॉट नल। ये बात क्लियर हो गई? किसी को आपने कहा ना प्राइमरी की, तो वो यूनिक नॉट नल इंप्लाइड होता है, क्योंकि वो दूसरे टेबल में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगाएगा कैसे कि अगर आपने यूनिक नहीं रखा। बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से आपके पास डेटा बन तो गया, लेकिन डेटा बनने के बाद उसमें डेटा भरता कैसे? डेटा बनने के बाद भाई एक्सेल में कैसे भरता है? एक्सेल में आप जाते हो, आप एक रॉ लिख देते हो, ऐसे ही रॉ लिखने का जो तरीकाकार है, प्रोसीजर है डेटाबेस में, वो क्या कहलाता है? अब इंसर्ट कैसे होता है, क्या आपको ये सीखने की जरूरत है? पता होना चाहिए, आपको आ जाए तो वक्त के साथ साथ आ जाए, आपकी जेडी का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको डेटा बना हुआ मिलेगा, आपको डेटा बनाने की जरूरत। ये बात क्लियर हो गई? तो डेटाबेस में डेटा कैसे आता है, मैं कुछ एरिया फास्ट फॉरवर्ड करूंगा जस्ट बिकॉज कि हमने दूसरे एरियाज पे फोकस करना है जो आपकी जेडी का पार्ट है। ये बात क्लियर हो गई? तो डेटा आता कैसे, ये बात क्लियर है भाई? जब डेटा आएगा तो डेटा जाएगा भी, और डेटा अपडेट भी करना पड़ेगा। कस्टमर ने बोला भाई मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम ये है, करेक्ट करो मेरा नाम, तो मैं कैसे करूंगा? एक्सेल में जाता हूं, मैं अपडेट करता हूं, तो डेटाबेस में भी जाके क्या करूंगा? अपडेट करूंगा। अब अपडेट कर, दूसरी तरफ कस्टमर को आपको पता चला ये तो कस्टमर था ही नहीं, तो आप डिलीट करोगे, तो डेटाबेस में भी जाके क्या करोगे? डिलीट करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, देखो ये जो डिलीट और अपडेट है ना, ये तो कमांड्स है, लेकिन अगर फर्ज करो मैं आपको बोलता हूँ, एक टेबल देता हूँ मैं आपको एक्सेल के अंदर, और आपको बोलता हूँ डिलीट करो, तो आप तो पूरा टेबल उठा के डिलीट कर दोगे, खाली कर दोगे। अग्रीड? तो डेटाबेस भी यही करेगा। इसका मतलब ये है कि वार्निंग, डेटाबेस को जब भी डिलीट बताओ या अपडेट बताओ तो क्राइटेरिया बताना। मैं तो नहीं चाहता था कि आप पूरा टेबल उड़ाओ, फिर मैंने आपको बोला कंट्रोल जी करो, आगे डेटाबेस में कंट्रोल जी होता है। समझाता हूं, हर चीज एक ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन जब कमिट हो जाती है तो पक्का अब इरिवर्सिबल, लेकिन ट्रांजैक्शन जब कमिट नहीं हुई उससे पहले आपने रोल बैक लिख दिया तो बचत हो जाएगी। हर इंस्टेंस में नहीं होती ये चीज़, कुछ जगहों पे ये डिफर करती है जब प्रोसीजर्स लाते हैं, ये सब चीज़ें लाते हैं, लेकिन प्रोसीजर्स आपको सीखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप डेटा इंजीनियर नहीं। मेक सेंस? लेकिन आपको ये बात समझना आनी चाहिए कि डेटाबेस में जब भी डिलीट या अपडेट चलेगा तो आपको क्राइटेरिया देना जरूरी है। क्राइटेरिया नहीं दोगे तो सबके लिए वो काम हो जाएगा। अब जब डिलीट की बात करता हूं तो वो तो पूरी रॉ उड़ाता है, आपके जहन में बना होगा डिलीट कॉलम करेगा, डिलीट सेल करता है, क्या करता है? डेटाबेस में हर चीज होती है पूरी रॉ। तो जब आप डिलीट बोलोगे ना कि जब डिलीट करो, डिलीट कंट्री फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट जहां पर वो कॉलम की वैल्यू होगी ना उसकी पूरी रॉ डिलीट करेगा। ये नहीं करेगा डिलीट यूनाइटेड स्टेट जाके मिटा देगा। ये बात क्लियर हो गई? डिलीट का मतलब होता है, डिलीट का मतलब ये होता है कि जाके रॉ उड़ाओ। वेयर का कॉलम वेयर का क्लॉज ये बताता है कि इस कॉलम की बेसिस पे उड़ाओ। जैसे आप पांडास के अंदर
डुप्लीकेट रिमूव करते हो तो उसके अंदर अगर डुप्लीकेट रिमूव करते हुए आपने कॉलम्स का रेफरेंस नहीं दिया तो वो पूरी पूरी रॉ की बेसिस पे चलता है, लेकिन जैसे ही आपने कॉलम्स का सबसेट दिया तो फिर वो डुप्लीकेटेड किसकी बेसिस पे चलता है, उन्हीं कॉलम्स की बेसिस पे चलता है। क्लियर हो गया? तो पांडास का जैसे डेटा फ्रेम है ना, उससे आपको काफी मदद मिलेगी यहाँ पे ये बात समझने की। अब नेक्स्ट चीज अपडेट, डेटाबेस में कोई भी चीज अपडेट करते हो तो आप बोलते हो अपडेट करो इस टेबल को, इस कॉलम की वैल्यू ये कर दो। अगर इस कॉलम की वैल्यू ये कर दो लेकिन कहां करना है आपने नहीं बताया तो वो पूरे कॉलम की वैल्यू वही कर देगा जो आपने बताई। बात क्लियर हो गई? सही। अगर आपने क्राइटेरिया बताया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं एक एक्सेल की फाइल है, एक एक्सेल की फाइल है, राइट? मैंने उसमें आपका डेटा डाला हुआ है सेल्स का, वहां कुछ जगहों पे पाकिस्तान लिखा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान हो गया, एम नहीं लिखा हुआ। मैं अपडेट करवाना चाहता हूं, ठीक है? बात समझना है, उस कॉलम के अंदर पाकिस्तान भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है, मलेशिया भी आ रहा है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन ये देता हूं कि जाओ भाई, आप एक काम ये करो कि आप सीधा सीधा इस टेबल में जाओ और इस कॉलम को अपडेट करके पाकिस्तान कर दो। तो आप क्या करोगे? आप पूरे कॉलम को कर दोगे ना, मेरी बात पर मनो अमल करते हुए आप पाकिस्तान की स्पेलिंग उठाओगे, ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर दोगे, मलेशिया सिंगापुर सब गया। दिस मीन्स कि इस लेसन से हमने लर्न किया कि यहां भी वेयर का क्राइटेरिया होना जरूरी है। मतलब ये कि अगर मैं आपको बता देता कि जहां जहां पाकिस्तान लिखा हुआ है वहां वहां पाकिस्तान कर दो, तो फिर आप क्या करते हैं, एक्सेल में उन रोज को पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर उन्हीं पे कॉपी पेस्ट करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं, राइट? तो क्राइटेरिया के मुताबिक चलते। इसका मतलब क्राइटेरिया अपडेट करते हुए भी देना जरूरी है। अगर क्राइटेरिया नहीं दिया तो जो आपने ऊपर सेट किया हुआ है कि ये सेट कर दो वैल्यू को, वो पूरे के पूरे कॉलम पे कर देगा। ये बात क्लियर हो गई? बात समझ में आई? अब ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपको फौरन काम नहीं आएगी, लेकिन कभी डेटाबेस से वास्ता पड़े तो भाई डिलीट और अपडेट आंखें खोल के चलाना, वरना जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा, राइट? अच्छा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि हुज बिहाइंड द कर्टेन, ये सारा काम कौन कर रहा होगा, ये सारी मैंने कहानी आपको क्यों सुनाई है, ये मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूं। तो मैं डीबीए हायर हुआ हूं, मैं डेटा इंजीनियर हायर हुआ हूं, तो मैं ये काम सारा आपको करके दूंगा। आपको ये क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं करना है, आपको डेटा बना हुआ मिलेगा। अब जब बना हुआ मिलेगा तो पांडास में जब आपको डेटा बना हुआ मिला था तो आपने pd.head किया था, pd.filter where ये सब लगाए थे। बने हुए डेटा पे आप क्या करते हो, मैनिपुलेशन करके देखते हो कि मेरे मुताबिक मेरा आंसर आ जाए, राइट? यहां से वो सारी कहानी स्टार्ट होगी जो कि सेलेक्ट के हवाले से होती है।